हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले टॉपिक पे बात करेंगे जो कि परीक्षा में आता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आते ही आते हैं, तो आप इसको देख करके अपनी परीक्षा में जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला ऑब्जेक्टिव। प्रकाश सभी दिशाओं में सरल रेखा में चलता है। क्वेश्चन वहाँ आएगा। देखिए, मैंने यहाँ चार चार ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि लिखने में जो है काफ़ी समय लगेगा और लेंदी होगा, उतना समय नहीं रह गया है। तो आप एक एक लाइन देख लीजिए, आपको याद होता जाएगा चीज़ों को। आप वहाँ परीक्षा में सरल से अपना जो ऑप्शन है आसानी से आप सही आंसर मार सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश पूछेगा कैसी दिशा में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा चलता है। तो प्रकाश सभी दिशाओं में सरल रेखा में चलता है, मतलब सीधा स्ट्रेट चलता है। इसका सरल रेखा। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है क्या कहलाते हैं? वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि पानी है, वायु है, कांच है, उससे प्रकाश आर पार चला जाएगा। तो जिससे आर पार चला जाएगा उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। अगर समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। अगर समतल दर्पण में अगर प्रकाश सीधा पड़ेगा 90 डिग्री पर, इधर से जाएगा आर पार हो जाएगा, या नीचे जाएगा तो फिर उसी दिशा में ऊपर की ओर चला आएगा। 4 नंबर हो गया। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूर बनता है जितना वस्तु दूर होता है। जैसे समतल दर्पण के पास आप आईना के पास खड़ा रहिएगा तो आईना से आप जितना दूर रहिएगा आपको लगेगा कि आपका जो प्रतिबिंब है, आपकी जो प्रतिबिंब है वो भी आईना में उतना ही दूर खड़ा हुआ है। चलिए ये समझ में आ गया। 5वां क्वेश्चन है ये। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक का मतलब होता है वो प्रतिबिंब जिसको हम लोग पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं या धरती पे प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं, वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक फार्मूला ये है, R बराबर 2F, ये दूरी सूत्र है। या ऐसे ही पूछ देता है कि F बराबर क्या होगा, तो R/2 होगा। तो ये या ये, ठीक है, ये दूरी सूत्र है। आगे, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण अगर आप लेते हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा, चाहे वस्तु कहीं भी रखा हुआ हो। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। आपतित किरण अगर परावर्तित होगा और जिस मुख्य अक्ष के जिस रेखा से गुजरेगा उसको फोकस कहते हैं। दर्पण सूत्र ये याद रखिएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी होती है। आगे आइए, 13 नंबर क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पानी में यानी जल में प्रकाश का जो चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पर किलोमीटर पर सेकंड है, मीटर दे देगा तो उसको चेंज करना होगा। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है जहां वायुमंडल नहीं है, यानी धरती के ऊपर या धरती में भी, यानी कि हमारे पृथ्वी पर भी लगभग यही 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जा सकता है। पानी में प्रकाश 1 सेकंड में 2,25,000 किलोमीटर जा सकता है। और कांच में प्रकाश जो है 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर जाएगा। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का स्पीड कम हो जाएगा। मतलब कि ये देखिए, प्रकाश की चाल जो हवा में है, हवा का घनत्व कम होता है, जल का घनत्व अधिक होता है, और उससे ज्यादा ठोस होता है जैसे कांच, उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होता जाएगा, देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं, जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। क्योंकि घनत्व में क्या होता है, कोई भी चीज कोंच के भरा हुआ है, अब भरा हुआ है तो उसमें से प्रकाश जाएगा तो उसको जाने में दिक्कत होगा, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक कितना होता है? 2.42 होता है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम कितना होता है? 1 होता है। उत्तल लेंस को
अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये f है, f मतलब फोकस, ये फोकस है बराबर 1/v वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, ये u हो गया वस्तु की दूरी। ये लेंस सूत्र है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, दर्पण सूत्र रहेगा, दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। हम जरा इधर आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, उत्तल लेंस होगा उसकी फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। लेंस की एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक 1/1/m या m का पावर -1, ये m अगर ऊपर चला जाएगा तो माइनस में होगा। याद रखिएगा, डायोप्टर बहुत विद्यार्थी याद करता है कि अवतल लेंस की एसआई मात्रक डायोप्टर है, नहीं, डायोप्टर जो होता है वो प्रचलित मात्रक होता है, यानी कि डॉक्टर जब चश्मा में आपका पावर लिखते हैं तो उसमें डी लिख देते हैं, मतलब डायोप्टर में। तो ये बोलचाल वाली भाषा में इसको डायोप्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लेंस का एसआई मात्रक क्वेश्चन अगर आता है परीक्षा में तो आप m का पावर -1 या 1/m मानिएगा। आंख की स्मंजन क्षमता कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। स्मंजन क्षमता किसको कहते हैं, वह न्यूनतम दूरी जहां आंख वस्तु को स्पष्ट देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। वह दोष जिसमें आंख निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है दूर दृष्टि दोष कहलाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर वस्तु नजदीक वाला नहीं लौकेगा तो दूर दृष्टि दोष है, और दूर वाला नहीं लौकेगा तो निकट दृष्टि दोष है। चलिए यहाँ तक हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम करवाते हैं। देखिए 28 नंबर सवाल है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल लेंस का। वह दोष जिसमें आंख दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, उल्टा होता है, अगर दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किसका, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ये समझिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि बहुत दूर तक वो दूरी तय करेगा, लाल रंग बहुत दूर से ही दिखाई देता है। बैंगनी रंग बहुत दूर तक नहीं जाता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य का कम होता है, कुछ दूर जाने के बाद तो दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है कि जब वो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग बहुत थोड़ा सा विचलित होता है, बहुत कम विचलित होता है, और जबकि बैंगनी रंग बहुत ज्यादा एंगल बनाता है, बहुत दूर तक विचलित होता है, इसलिए उसका विचलन सबसे बैंगनी रंग का अधिक होता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रम, ए के ऊपर नॉट दिया जाता है 0। कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है समझिएगा, कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी विलयन में जो कण होता है उस कण से जब प्रकाश होकर गुजरता है तो प्रकाश उस कण से टकरा करके अपना रास्ता बदलते जाता है, जिग जैग रास्ता बदलता है, टकराता है फिर बदलता है, फिर टकराता है फिर बदलता है, तो उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि अंधेरा कमरा में आप सोए हुए हैं और खिड़की से सूर्य का प्रकाश अगर आ रहा है एक सीधी रेखा में, तो आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारा धूल कण उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको, प्रकाश सूर्य के उस प्रकाश में जो खिड़की से आ रहा है, तो इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट ही होता है। उदासीन वस्तु का विभव 0 होता है। आवेशों का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। खुले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि अगर परिपथ जो सर्किट है जिसमें करंट दौड़ रहा है वो अगर क्लोज होगा यानी कि स्विच ऑन होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, खुले में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा धन आवेश की दिशा में यानी कि जो पॉजिटिव होता है उसकी दिशा में प्रवाहित होता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा उधर ही से विद्युत धारा घुसेगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में चलता है, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, करंट अगर इधर से जा रहा है पूरब से तो इलेक्ट्रॉन पश्चिम से आएगा,
ठीक है, विपरीत दिशा में चलता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये बहुत याद रखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वह यंत्र जिसमें विद्युत धारा मापी जाती है क्या कहलाता है? वो एमीटर कहलाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ से विद्युत धारा प्रवेश करता है और निगेटिव के तरफ से बाहर निकलता है। ठीक है, वह यंत्र जो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है वोल्टमीटर कहलाता है। जैसे कि पहले टीवी में एक स्टेबलाइजर आता था, उसमें देखिएगा कि 150 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट ऐसे सुई बताता था, और 300 350 पे गया तो ऑटो कट होता था, लाल बत्ती बढ़ जाता था। तो वो वाला जो मीटर आप देखते थे वही वोल्ट मीटर है जो आपके वोल्टेज को बताता है। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, भी याद रखिएगा। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये जो 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था। कब दिया था ये भी पूछता है कि ओम का नियम किसने दिया था? तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। कब दिया था? 1826 में दिया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का यानी कि आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। आर बराबर भी बटा आई होता है, ये फॉर्मूला है, ये भी याद रखिएगा। भी बटा आई यानी कि विभवांतर बटा में विद्युत धारा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ये देखिए, प्रतिरोध अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए 55 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव का। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, याद रखिएगा। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है और चांदी विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक होता है। तो सबसे अधिक सुचालक होता है चांदी और उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है एसआई मात्रक, और उसका सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। किसका? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नाइक्रोम के तार की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। किसका? नाइक्रोम के तार का। इसीलिए इसका इस्तेमाल हीटर में किया जाता है, हीटर के कॉइल के रूप में किया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट पूछता है किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। फ्यूज का तार पूछता है किस मिश्र धातु का बना होता है? तो सीसा और टीन मिश्र धातु का तार का बना होता है। जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है और नरम लोहा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। 1 सेकंड में होने वाले दोलन को आवृत्ति कहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी। एक सिक्का गिरा, खन 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 कर रहा है, तो 1 सेकंड में जितना बार वो डोलता है उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी आता है, ठीक है, और 220 वोल्ट आता है, 50 हर्ट्ज आता है, ये याद रखना है। लाल रंग के तार में विद्युत धारा की आपूर्ति होती है। लाल रंग के तार में विद्युत बहता है, यानी लाल रंग के तार ऐसा जोड़ना चाहिए। लाल और काला रंग में से जो तार हमारे घर में हमेशा लाल रंग के तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। पोल पर से लाइन आता है उसको में लाल तार जोड़ना चाहिए। स्विच और फ्यूज को लाल रंग से, स्विच और फ्यूज को लाल रंग के विद्युत आपूर्ति वाले तार में जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब वोल्टेज आए तो फ्यूज टूट जाए और विद्युत धारा वहीं रुक जाए, अंदर हमारे उपकरण टीवी, फ्रिज, मोटर तक ना पहुंच पाए। फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये पूछा जाता है। अब देखिए 2 नंबर का जो प्रश्न है वो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर अलग अलग कर दिया है। जैसे प्रकाश से देखिए मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है, लेंस का अलग अलग कर दिया है, फिर विद्युत धारा का अलग चैप्टर अलग कर दिया है। तो देखिए जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 प्रश्न है, मैंने यहाँ लिखा कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, अपसारी तथा अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखना है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए, पानी के गिलास में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों, या पानी में अगर सिक्का को डालते हैं तो सिक्का सतह से थोड़ा सा ऊंचा और बड़ा दिखाई देता है क्यों, तो या चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ले बड़े बड़े दिखाई देते हैं क्यों,
उस सब का उत्तर जो होगा अपवर्तन के नियम के कारण होता है। लेंस किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? आवर्धन किसे कहते हैं? असमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र से है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इंद्रधनुष कैसे बनता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। उसके अलावा प्रिज्म से होकर के जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसको वर्णपट पर प्राप्त करना है, उसका एक चित्र बना देना है। विभव विभवांतर में अंतर बताइए, एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। विद्युत धारा प्रतिरोध किसे कहते हैं? श्रेणी समूहन समानांतर क्रम समूहन में अंतर बताइए। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखना है। तो आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 5-10 और प्रश्न मैं आपको लिखवा देता हूं जो आपको फिजिक्स में आना चाहिए। उसके अलावा और कुछ पढ़ने का जरूरत फिजिक्स में नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए केमिस्ट्री में मैंने केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन लिखा है, उसके पहले कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन बचा रह गया है, वो देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन में विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित का सिद्धांत क्या है? ये 5 नंबर में पूछेगा, मैंने यहाँ लिख दिया है। 5 नंबर को मैंने नीचे लिखा था, इसको भी आप देख लीजिएगा। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर। अति भारण से आप क्या समझते हैं? लघु पथन से आप क्या समझते हैं? फ्यूज क्या है? यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। फ्यूज क्या है? ईंधन किसे कहते हैं? अच्छा ईंधन की क्या शर्त है? हरित गृह प्रभाव से क्या समझते हैं? बायोगैस संयंत्र क्या है? सौर सेल क्या है? अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को दर्शाएं। अब यहां से देखिए 5 नंबर का आ गया। अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो फोकस पे रखिए, फोकस और पी के बीच में रखिए, एफ और 2f के बीच में रखिए, अनंत पे रखिए, कहीं भी रखिए, उसका पूरा प्रतिबिंब आपको बनाना है। अवतल दर्पण का बनाना है पहला चैप्टर से, और उत्तल लेंस का बनाना है दूसरा चैप्टर से। सबका प्रतिबिंब बनाना है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए, चैप्टर 3 का है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके क्या कारण है? इसे दूर करने का उपाय लिखिए। फिर दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसे होने का क्या कारण है तथा इसे दूर करने का उपाय लिखिए। ओम का नियम लिखना है और इसे सत्यापित करना है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन संयोजन क्या है? प्रतिरोध R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम समूहन में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये तो हो गया फिजिक्स का बात। अब केमिस्ट्री का पहले हम 2 नंबर का बात कर ले, और 2 नंबर के बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो 2 नंबर में देखिए जो सवाल है, पहला है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? विनियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? आप क्या करिए, ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे सवाल हम आपको लिखवाते हैं। तो देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में कुछ और सवाल रह गया था, उसको मैंने ये 2 नंबर का सवाल यहाँ पे कर दिया है। इसी में से 5 नंबर का भी कोई सवाल पूछ सकता है। जैसे निस्तापन और जलन में क्या अंतर है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? धातु के संक्षारण को कैसे रोका जाता है? जस्तीकरण करके रोका जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? अल्केन अल्किन अल्काइन का सूत्र लिखना है। ब्यूटेन का संरचना सूत्र बनाना है, C4H10 का, हाइड्रोजन से और कार्बन से स्ट्रक्चर बनाना है। प्रोटीन का संरचना सूत्र बनाना है। क्रियाशील समूह हम लोग को पढ़ना है, जिसमें अल्कोहल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, इस सब के बारे में क्रियाशील समूह पढ़ लेना है। साबुन और अपमार्जक बनाने की विधि का वर्णन करना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का गुण और दोष बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं बताना है। अपशिष्ट का प्रबंधन के उपाय लिखना है। गंगा करवाहन योजना क्या है? जिंक धातु का निष्कर्षण उसके अवयवों से कैसे किया जाता है? या ये पूछ सकता है कि पारा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्कों से धातु कैसे निकाला जाता है? समव्यवता का नामकरण हम लोग को पढ़ लेना है, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, समव्यवता। अब आइए केमिस्ट्री में हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारे परीक्षा में कौन कौन सा आएगा। देखिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव लिखा है यहाँ 17, कुछ और है जो मैं आपको बताऊंगा, एक बार पढ़ लीजिए। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर के नया पदार्थ बनाता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप बनता है मतलब बर्तन में बैठ जाता है, अवस्था में परिवर्तन होता है मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनता है। एलपीजी सिलेंडर से एक खराब गंध निकलती है क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें एथिल मरकैप्टल मिलाया जाता है जिसका फार्मूला होता है C2H5SH। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे कम ताप वाला क्षेत्र कौन होता है, केंद्रीय मंडल होता है, उसका जो बीच का भाग होता है उसमें सबसे कम ताप होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन होता है, प्रकाशीय दीप मंडल होता है। एलपीजी किसका मिश्रण है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ देता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है, क्या कहलाता है, वो भस्म कहलाता है। कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने वाला सोडा ही बोलते हैं उसका फार्मूला NaHCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं Na2CO3 10H2O होता है। विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी इंग्लिश में बोलते हैं उसका फार्मूला CaOCl का होल 2Cl होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 हाफ H2O, आधा लोटा पानी, हाफ H2O। जिप्सम CaSO4 2H2O, इसमें 2 लोटा पानी डलता है CaSO4 में 2H2O। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए 18 नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन है कि नीला लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अम्ल कर देता है नीला को लाल। लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है, भस्म, या इसको छाड़ भी कहिएगा। यानी लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है, कैसे याद होगा, शंकर भगवान भस्म लगाते हैं और उनका कंठ कैसा है, नीला है, तो नीला भस्म। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातु पर कौन सा आवेश पाया जाता है, पॉजिटिव धनात्मक। अधातु पे कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणात्मक। कौन सा धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, सोडियम। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है, सोडियम। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। पारा का मुख्य अयस्क कौन है, सिनेबार HGS। एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः किससे होता है, बॉक्साइट से होता है। जंग लगने में कौन सी विक्रिया है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। धातु को जस्ता में डुबा देते हैं तो धातु पे एक परत चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं जस्तीकरण। यहाँ देखिए स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, लोहा, निकेल, क्रोमियम से मिलकर बना है। सोल्डर टीन और सीसा। कांसा यानी ब्रॉन्ज, टीन और कॉपर। पीतल जिंक और कॉपर से मिलकर बना है, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अल्केन CnH2n+2, अल्किन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2। उसके अलावा एल्किल समूह रेडिकल छोड़ता है एक CnH2n+1। एरोमेटिक यौगिक का फार्मूला CnH2n-6 होता है जिससे बेंजीन बनता है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, इसी फार्मूला से बना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, 18। जो वर्ग 17 है उसमें जितने भी तत्व हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल में वर्ग 17 में जितने भी तत्व हैं क्या कहलाते हैं, हैलोजन ग्रुप करवाते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर आयोडीन, ब्रोमीन, तो ये होता है हैलोजन ग्रुप। वर्ग 18 में के तत्व क्या कहलाते हैं, ये उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस कहलाता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज का फार्मूला होता है HNO3+HCl, यानी कि ये 1:3 में होता है। HNO3 1 और HCl 3 भाग जब लेते हैं दोनों को मिलाते हैं तो अम्लराज बनता है। अब देखिए अम्ल किस में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत में नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में, चींटी में नहीं, चींटी का जो डंक होता है तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है।
या मेथोनाइक अम्ल भी इसको बोलते हैं। अब आइए पीएच मान में देखिए, एक पीएच स्केल है, पीएच स्केल में बीच में बिल्कुल 7 अगर जिसका मान होता है वो उदासीन होता है। 7 से ज्यादा अगर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया, 7 से बढ़ेगा तो ये जो हो जाता है ये क्षार हो जाता है। अगर 7 से कम है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, ये कम हो रहा है तो ये अम्ल हो जाएगा। 7 रहेगा उदासीन होगा, 7 से अधिक हो जाएगा, 7, 8 तो वो क्षार हो जाएगा, 7 से कम पीएच वैल्यू हो जाएगा तो वो हमारा अम्ल हो जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बायोलॉजी का प्रश्न आपको करवाते हैं। देखिए अभी हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का जो महत्वपूर्ण सवाल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ 2 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न लिख लिया है कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण सवाल है। टोटल 40 सवाल है, 40 सवाल आप कर लीजिएगा, बायोलॉजी से कोई सवाल नहीं छूटेगा। जैसे जो पहला सवाल है, पोषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, जाइलम फ्लोएम में अंतर लिखना है, वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं, रक्त क्या है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, हीमोडायलिसिस क्या है, पादप में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, हार्मोन क्या है, पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य बताना है, लैंगरहैंस की दीपिका क्या है, जनन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, कायिक प्रजनन क्या है, परागन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, निषेचन किसे कहते हैं, वृषण क्या है, अंडाशय क्या है, युग्मनज किसे कहते हैं, मासिक स्राव, ऋतुस्राव, रेजोधर्म, मिस्ट्रुकल साइकिल इनमें से बोलते हैं क्या है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, जैव विकास किसे कहते हैं, लिंग निर्धारण कैसे होता है, जाति उद्भव क्या है, मेंडल के अनुवांशिकता का प्रथम नियम बताना था, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता किसे कहते हैं, आहार श्रृंखला क्या है, मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन करना है, श्वसन की क्रिया का सचित्र वर्णन करें, हृदय का सचित्र वर्णन करें, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें, मानव मस्तिष्क का वर्णन करें, पौधों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन करना है, यहाँ पौधों में जो प्रजनन होता है उसका अंग का चित्र बनाना है, नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करना है, मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करना है, आहार जाल का चित्र बनाना है। तो ये बायोलॉजी के वो 40 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अभी अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव में सवाल है कि दांत की ऊपरी परत को, दांत की जो ऊपरी परत होती है किसकी बनी होती है, इनामेल की बनी होती है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, पौधों में भोजन किसके रूप में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। अगला सवाल, पीत रस का स्राव किससे होता है, यकृत से होता है, प्रोटोजोआ। अच्छा, मलेरिया परजीवी कौन है, प्रोटोजोआ। ऑप्शन दिया रहेगा, कवक है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, पेड़ पौधों में कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, पेड़ पौधों में होती है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, द्वार कोशिका करती है। अमीबा में क्या पाया जाता है, कूटपाद पाया जाता है। अमीबा अपने कूटपाद के द्वारा चलता भी है और भोजन को भी पकड़ता है। छोटी आंत मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, कौन, छोटी आंत मानव आहार नाल का, जहां भोजन पचता है उसमें सबसे बड़ा छोटी आंत होता है, सबसे लंबा। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के फेफड़े में 10 के पावर 8 वायु कोष पाए जाते हैं जिसमें कि हवा जाके जमा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। देखिए, जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम। तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और खाद्य पदार्थ का फ्लोएम के द्वारा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम, Mg पाया जाता है। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम। स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा बीपी मापा जाता है, रक्तदाब मापा जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव हृदय में कितने वैस्म हैं, कितने कोष्ठक हैं, कितने चैम्बर हैं, 4। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, सीरा में। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, धमनी में। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर
में जो हृदय है वो किसके द्वारा घिरा रहता है? पेरिकार्डियम झिल्ली के द्वारा। इसको हिंदी में हृदय आवरण भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। जाइलम फ्लोएम क्या है? एक संवहनी ऊतक है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान छिद्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा, हिंदी में उसको रंध्र के द्वारा कहते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन कौन करता है? वृक्क करता है। नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। लहसुन, प्याज, कुछ मसाले में जो वाष्पशील घटक होते हैं वो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसका उत्सर्जन। वृक्क का आकार किसके जैसा होता है? आम के जैसा नहीं, सेम के जैसा। खाने वाला सब्जी जो सेम होता है, सेम के बीज कर लीजिए, सेम के बीज के जैसा वृक्क का आकार होता है। वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। मूत्र में क्या क्या पाया जाता है? जल, यूरिया, नमक, NaCl पाया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण को हीमोडायलिसिस कहते हैं। पौधों में उपचारित प्रक्रियाओं के दौरान रेजिन, टैनिन, गोंद, लैटेक्स अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। पौधों में गाढ़ा दूध या तरल को क्या कहते हैं? लैटेक्स। अगर किसी पत्ता को, कनेल का पत्ता या पीपल का पत्ता तोड़िएगा, उसमें से दूध निकलता है, दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, उसको लैटेक्स बोलते हैं। चाय की पत्तियों में टैनिन पाया जाता है। तना की वृद्धि ऑक्जिन करवाता है। ये सब हार्मोन्स है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ऑक्जिन, जिबरलेंस, एब्सिसिक एसिड, ये सब हार्मोन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, लंबा, उसको मोटा और बड़ा के लिए किया जाता है। बियर बनाने में जिब्रेलिन्स का प्रयोग किया जाता है। बड़े आकार के फूल तथा फल का उत्पादन जिब्रेलिन्स करवाता है। क्लोरोफिल के नष्ट होने से साइटोकाइनिन बचाता है। ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स के प्रभाव को एब्सिसिक एसिड उलट देता है, बिल्कुल उसके विपरीत कार्य करता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? एथिलीन को कहते हैं। कुछ और ऑब्जेक्टिव है, उसको भी मैं कर देता हूं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? सेरिब्रम को। मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम, मस्तिष्क का भाग है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। प्रेम, भय, घृणा, कष्ट, दुख का नियंत्रण भी सेरिब्रम करता है। ऐच्छिक क्रियाओं की गति का नियंत्रण सेरिबेलम कराता है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है वैसी शरीर की क्रिया जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे हाथ उठाना, पैर से चलना, बैठना, उठना, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है? एक अनैच्छिक क्रिया होता है जो हमारे बस में नहीं है, जैसे छींकना, खांसना, हृदय की गति धुक धुक करना, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो वैसी क्रिया जिसको हम रोक सकते हैं ऐच्छिक क्रिया कहलाता है, उसका नियंत्रण सेरिबेलम कहलाता है। ताप, दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण डाइएनसेफ्लॉन कराता है, डाइएनसेफ्लॉन करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ईस्ट हाइड्रा में मुकुलन जलन होता है। आनु, मनी प्लांट, गुलाब का फूल, उसमें कायिक जनन होता है। पुष्प नर का पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है, यानी कि पराग कोष होता है, पराग कोष में पराग कण होता है, वो होता है। पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर कहलाता है। देखिए इसका 3 भाग होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। इन तीनों को मिला करके स्त्री केसर कहा जाता है। नर और मादा का युग्मक संलग्न निषेचन कहलाता है, यानी स्पर्म और अंडा दोनों का मिलन निषेचन कहलाता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। नर में लैंगिक जलन का विकास और नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से होता है, और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और रिलैक्सिन हार्मोन होता है। 3। प्रत्येक मादा में 2 अंडाशय यानी 1 जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। अंडाणु जब अंडाशय से निकलता है तो उसे फिम्बरी द्वारा पकड़ लिया जाता है और फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है। गर्भाशय का आकार नाशपाती जैसा होता है। निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत को पता है कि गर्भाशय में होता है, ये गलत है। निषेचन फैलोपियन नलिका यानी कि डिंब वाहिनी में होता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज जाइगोट कहते हैं। अंडाशय से अंडाणु निकलना अंडोत्सर्ग ओवुलेशन कहलाता है। अनुवांशिकता के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर या मटर के दाने पर किया था।
नर में एक्स वाई गुणसूत्र और मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। देखिए, जब पुरुष का एक्स और मादा का एक्स मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। जब पुरुष का वाई गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र मिलता है तब लड़का का जन्म होता है। जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए कार्बन 14 पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव जो पौधे तथा जो पौधे तथा जीव जंतुओं को खाकर जिंदा रहते हैं उनका अपघटन करते हैं उसको अपघटनकर्ता कहते हैं। आहार श्रृंखला में प्रत्येक कोशीय स्तर पर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण अगले पे होता है और 90% वो अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए शरीर का सारी उपापचयी प्रक्रियाओं को करने में लग जाता है। CFC की मदद से ओजोन परत टूट रहा है। CFC की अधिकता से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिज से, AC से निकलने वाला गैस है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन साहब ने लिखी थी। मानव शरीर में कुल 64 गुणसूत्र या 23 जोड़ा, 64 नहीं, कुल 46 गुणसूत्र होता है, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इतना सारा ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते हैं और हमारे द्वारा बताया गया 2 नंबर का 5 नंबर का सारा प्रश्न करके जाते हैं तो आप निश्चित तौर पे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आइएगा। कल के एग्जाम के लिए आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।